ये केस मुझे लड़ना होगा और मैं लड़ रहा हूँ। और भारत की कानून व्यवस्था पर मेरा विश्वास है और जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, आप एक पिता को अपनी बेटियों से षड्यंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही हैं? इसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम कहता हूँ। मैं अपनी मनमानी करूँगा, ये दुर्योधन था, वही ये कर रही हैं। उनको ये लगता है कि वो आईएएस का दबाव पुलिस पर बना सकती हैं, इसीलिए मजबूर होकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा। मुझे तो ये मानसिक असंतुलन दिखता है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। जब एक व्यक्ति दुर्योधन सिंड्रोम, मैं इसको कहता हूँ, जब पारिवारिक परिवेश में या व्यावसायिक परिवेश में आप किसी को दुर्योधन होने से रोक थोड़े ना सकते हैं। तो जो आज के डेमोक्रेसी की गणराज्य व्यवस्था की एक सीमा है, उस सीमा में रहते हुए ही आपको उलझनों को सुलझाना पड़ता है। आज आप चक्र नहीं उठा सकते ना, वो मेरा संस्कार नहीं है। तो इसीलिए उस सीमा में, उस दायरे में, कानून व्यवस्था के, पुलिस व्यवस्था के दायरे में रहते हुए ये केस मुझे लड़ना होगा और मैं लड़ रहा हूँ। और भारत की कानून व्यवस्था पर मेरा विश्वास है और जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, उन सब के प्रमाण मैं कौटुंबिक न्यायालय बॉम्बे के सामने दे चुका हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है और वो सारे प्रमाण जो है वो मेरे प्रमाण नहीं हैं, वो उन्हीं के प्रमाण हैं, उन्हीं का मेल है, उन्हीं का मैसेज है। किस तरह से वो एक परिस्थिति बनाती हैं बच्चियों को ये जताने के लिए कि आपके पिता तो आपको प्यार ही नहीं करते, तो अपने ही प्रमाणों को वो नकार कैसे सकती हैं? और जितने ये प्रमाण हमने कोर्ट के समक्ष रखे, उन्होंने और उनके वकील ने उनको कहा कि हाँ हमें स्वीकार है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो जब अब कानून के दायरे में जब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे कस्टडी के, उन प्रमाणों को आधार बनाकर ही हम वकालत करेंगे हमारी कस्टडी के। तो देखिए क्या है, उलझे तो तब सारे ही थे, है ना। तो उलझन को कानून व्यवस्था में रहकर सुलझाना ही हमको आता है और आज की कानून व्यवस्था मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे निर्णय कानून व्यवस्था ले रही है, मेरा पूर्ण विश्वास है। आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बच्चियों का अपहरण कर लिया, उनके लिए मामला। जी, तो आप लास्ट टाइम मिले थे और अब क्या दिक्कत आ रही? पुलिस ने बुलाया, जब पुलिस के सामने कमिश्नर ने बात करी, उन्होंने घर पे बुलाया, आप घर नहीं गया। पुलिस के साथ भी बोल सकते थे कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस के साथ में आप वहाँ जाते बच्चे को लेते, तो वे भी चीज़ सामने आ जाती है, अपहरण हुआ है या नहीं। मैं उनके घर पर क्यों जाऊं? जब पुलिस ने उनको करे, पुलिस अपनी जांच करे, मैं हूं ना, यहाँ भोपाल में बैठा हुआ हूं। होंगे बच्चों से मिलने की चाह है, लेकिन चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है, चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। जब उनको कहा गया कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो आ सकती हैं, तो क्यों नहीं आई? थाने में तो नहीं बुलाया था उनको, एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनको बुलाया गया था। और जो किस तरह से करना है ये पुलिस व्यवस्था मुझे बताए, मैं कर दूंगा। पुलिस यदि कहती है कि हम आपको एक अच्छा अवसर देते हैं, आप वहाँ पे जाके मिलिए, और मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, और पुलिस व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। सोशल सिक्योरिटी सेल होता है, जो महिलाओं की सुरक्षा का सेल होता है, जो बच्चों से बात करे कि आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है। तो मेरा पुलिस व्यवस्था पर विश्वास है, तो वो उसके तहत जांच करके मुझे बताए क्या करना है, क्योंकि आज की तारीख में मेरी बेटियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। तो उसको लेकर आप कमिश्नर अपहरण की भी बात कर रहे हैं, अपहरण के लिए क्या आप शिकायत भी करेंगे? और दूसरी बात ये है कि एक आईएएस हैं, आईएएस होने के नाते, और आपको लगता है अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, और आपने उनको मानसिक जांच करवाने की भी बात करी, काउंसलिंग करने की। देखिए,
कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सुपरस्टार है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए। हम जब घर की दहली में अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना जो भी अचीवमेंट है घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए। हम तो करते हैं। हमारी घर के बाहर जो पहचान है, जो वो उसको छोड़ देते हैं। हम घर के अंदर पति हैं,